हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। फ्रेंड्स, मैंने पिछले दिनों प्राचीन भारत के महान आचार्य चाणक्य पर बेस्ड कुछ वीडियोस की एक सीरीज शुरू की है, जिसका दूसरा वीडियो लेकर आज फिर मैं आप सबके सामने आया हूं। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के महान आचार्य चाणक्य और उनकी महान कृति अर्थशास्त्र के बारे में कौन नहीं जानता। प्राचीन भारत के विद्यार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थी, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी रखने वाले विद्वान सभी इस कृति और महान आचार्य चाणक्य से भली भांति परिचित होंगे। जितना उनके बारे में जानते होंगे उतना ही आपको यह भी पता होगा कि महान आचार्य चाणक्य की यह कृति अर्थशास्त्र की रचना इन्हीं आचार्य कौटिल्य ने की थी या यह रचना किसी और की है। इस पर प्राचीन इतिहास के विद्वानों और इतिहासकारों में कई मत हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह कृति आचार्य चाणक्य की ही नहीं होकर बल्कि कई लोगों के द्वारा मिलकर संपादित की गई कृति है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है यह कृति अर्थशास्त्र की रचना उन्हीं महान आचार्य चाणक्य कौटिल्य द्वारा ही की गई थी। जो भी हो, इस कृति अर्थशास्त्र के द्वारा ही हमें प्राचीन भारत के एक महान राजवंश मौर्य राजवंश की पूरी जानकारी मिलती है और प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, तो निश्चित ही हमें इस कृति अर्थशास्त्र पर एक गहन चर्चा करनी चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या यह कृति अर्थशास्त्र वास्तव में महान आचार्य चाणक्य की लिखी हुई है। हमें उन तर्कों पर भी गहन अध्ययन करना चाहिए, उन तर्कों पर भी गहन विचार करना चाहिए जिन विद्वानों ने यह बताया कि महान आचार्य चाणक्य ने अकेले यह रचना नहीं की। हम अपने इस एपिसोड में इन्हीं तर्कों की शुरुआत करते हुए आगे के कुछ वीडियो में आपको इन तर्कों और उन वितर्कों को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणिक सीरीज की तरह से इसको चलाएंगे। और हमें आशा है कि अगर आप पूरे मनोयोग से इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित है कि आपको पूर्ण तर्क के साथ, प्रमाणित तर्कों के साथ आपको इस विवाद से थोड़ा सा आगे बढ़ने में, एक मत बनाने में जरूर सहूलियत होगी। मित्र, हो सकता है कि यह सीरीज थोड़ा सा आपको उबाऊ लगे, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन ही कुछ के अनुसार थोड़ा उबाऊ होता है। वैसे तो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों को ये विषय अत्यंत ही रुचिकर और अत्यंत ही मनोयोग से पढ़ा और समझा जाने वाला लगता है। निश्चित ही यह विषय प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों, विभिन्न सर्विस में कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी रखने वाले या जानकारी रखने की कोशिश करने वाले उन महान विद्वानों और आप सबके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। और हमें आशा है कि आप इस सीरीज को मनोयोग से सुनेंगे और अपने विचारों को
निश्चित ही कमेंट में हमसे साझा करेंगे, जिससे हम आगे कुछ और सीरीज ऐसे ही लेकर के आएंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास के तर्कों से, प्रमाणिक तर्कों से सत्य सिद्ध होंगे और आप तक उनकी गहन जानकारी पहुंचाने में हमें सहायता भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए इस सीरीज का दूसरा वीडियो उसी कृति अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हुए हम इसको आगे ले चलते हैं। हमें आशा है कि आप इस पर जरूर मन लगाकर ध्यान देंगे, सुनेंगे और उन तर्कों पर विचार करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अर्थशास्त्र की ओर। प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रंथों में कौटिल्यम अर्थशास्त्रम एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मौर्य युग के इतिहास के लिए तो यह ग्रंथ अर्थशास्त्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र इन्हीं कौटिल्य चाणक्य की कृति मानी जाती है। वैसे तो यह अत्यंत विवादास्पद प्रश्न है कि इस अर्थशास्त्र की रचना इन्हीं आचार्य चाणक्य की कृति है या किसी अन्य की। इस आचार्य द्वारा ही दंडनीति या अर्थशास्त्र विषयक एक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस संबंध में अनेक निर्देश प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं। जैसे 8वीं सदी पूर्वार्ध के महाकवि दंडी ने अपने ग्रंथ दशकुमार चरित में लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त करके एक ग्रंथ का निर्माण किया। कामंदक ने अपने ग्रंथ नीतिसार में विष्णुगुप्त और उसके द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के ही एक स्थल में कहा गया है कि जिसने अपने क्रोध से नंद राजा के अधीन चली गई भूमि, शस्त्र व शास्त्र का उद्धार किया, उसी ने इस अर्थशास्त्र की रचना की। अलग एक स्थान पर इसी कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि कौटिल्य ने यह शास्त्र ऐसा बनाया है कि इसे सुगमतापूर्वक समझा और ग्रहण किया जा सके। इसमें व्यर्थ ग्रंथ का विस्तार नहीं किया गया है और इसके तत्व, अर्थ और पद सुनिश्चित हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र का अंतिम श्लोक भी महत्व का है, जिसमें कहा गया है कि बहुधा शास्त्रों में यह देखा जाता है कि उन पर किए गए भाष्यों और मूल शास्त्र में परस्पर विरोध रहता है। अतः विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों की रचना की और स्वयं ही उन पर भाष्य भी लिखा। विष्णु पुराण में इस विषय के संबंध में कहा गया है कि ब्राह्मण कौटिल्य नंद वंश का अंत करेगा। नंद वंश के पश्चात मौर्य राजा पृथ्वी का सुख भोगेंगे तथा मौर्य चंद्रगुप्त को मगध के राजपद पर कौटिल्य अभिषिक्त करेगा। इससे यह पता चलता है कि नंद वंश का अंत करने वाला, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन प्रदान करने वाला तथा अर्थशास्त्र का रचयिता कौटिल्य ही था। इस ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने शासन की विधि के रूप में की थी और दंड नीति या राजनीति के सिद्धांतों के साथ साथ उनके प्रयोग या क्रियात्मकता को भी इसकी रचना करते हुए दृष्टि में रखा गया था। यह भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा गया है। वहाँ लिखा है कि सब शास्त्रों का अनुशीलन करके और प्रयोग द्वारा कौटिल्य ने नरेंद्र के लिए शासन की यह विधि बनाई है। यह शासन विधि किस नरेंद्र या राजा के लिए बनाई गई थी, इस विषय में कोई निर्देश अर्थशास्त्र में नहीं पाया जाता। पर क्योंकि चाणक्य ने 9 नंदों का विनाश कर चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया था, अतः यह कल्पना असंगत नहीं है कि इस शास्त्र की रचना नरेंद्र चंद्रगुप्त के लिए ही की गई थी और इसका उद्देश्य मौर्य साम्राज्य के इस प्रवर्तक का पथ प्रदर्शन करना था। कुछ प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य की कृतियाँ
अर्थशास्त्र से प्रभावित हुई प्रतीत होती हैं। इनमें कालिदास की रघुवंशम, कुमार संभवम, शाकुंतलम, याज्ञवल्क्य की स्मृति, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस तथा बाण भट्ट कृत कादंबरी प्रमुख हैं। कामंडक ने तो कौटिल्य विष्णुगुप्त को अपना गुरु माना है। वे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लिखते हैं कि जिसने अति प्रतिग्रहशील प्रतिष्ठित कुल में ऋषियों के समान प्रसिद्ध वंश में जन्म लिया, जो पृथ्वी पर विख्यात है, उस असीम गुण संपन्न विष्णुगुप्त के निमित्त नमस्कार है। पर सब विद्वान अर्थशास्त्र इन्हीं आचार्य कौटिल्य की रचना है, इस मत को स्वीकार नहीं करते। अनेक विद्वानों ने यह प्रतिपादित किया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र 4वीं सदी ईसा पूर्व की रचना न होकर 3री या 4वीं ईस्वी पश्चात की कृति है। अर्थशास्त्र का अनुवाद करते हुए उसकी भूमिका में प्रोफेसर जॉली ने इसी मत का प्रतिपादन किया है। उनका विचार है कि न यह ग्रंथ मौर्य काल में लिखा गया और न इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई। वास्तव में यह एक संप्रदाय की कृति है। अर्थशास्त्र में स्थान स्थान पर इति कौटिल्यः लिखकर कौटिल्य या चाणक्य के मत को उद्धृत किया गया है। यदि कौटिल्य स्वयं इस ग्रंथ के रचयिता होते तो उन्हें इति कौटिल्यः लिखकर उनके मत को उद्धृत करने की आवश्यकता न होती। महान भारतीय इतिहासकार श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के विचार में कौटिल्य नाम के किसी व्यक्ति की मौर्य युग में सत्ता तक भी संदिग्ध है। उनका कहना है कि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में मौर्यों का भी उल्लेख किया है और चंद्रगुप्त का भी, पर उन्होंने कौटिल्य या चाणक्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि पतंजलि को कौटिल्य का ज्ञान ही नहीं था और कौटिल्य का समय पतंजलि के बाद ही कभी होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि 2री सदी ईसा पूर्व के शुंग राजा पुष्यमित्र के समकालीन थे। अतः कौटिल्य उनसे पूर्ववर्ती मौर्य राजा चंद्रगुप्त के समकालीन बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसे ही अन्य तर्क पर बात करते हुए हम आपको अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।